नमस्कार विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। ये हमारा पीटी स्पेशल 2020 का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, जिसमें हम ये तीसरी क्लास कर रहे हैं। शुरुआत के 2 क्लासेस में हमने प्रारंभिक परीक्षा के रणनीति को लेकर के और उसके तहत हमने कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं, किसको परीक्षा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारे बिंदुओं की चर्चा हमने पिछले 2 क्लासेस में की है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख लीजिए। इस क्लास में हम अपनी पढ़ाई आज से हम पाठ्यक्रम पर शुरू कर रहे हैं। जो हमने पाठ्यक्रम आपको उस इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी, उसको लेकर के हम आज हाजिर हैं। और जो हमारी पहली क्लास है वो इतिहास से संबंधित है। इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? इतिहास से, हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास को अगर सामान्यतः बांटे तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक कालीन इतिहास। ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, यूपीएससी के सिलेबस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे सवाल प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभार ही आते हैं, यानी कि बहुत ही रेयर कभी आते हैं। मेंस में कई सवाल, मेंस में लिखने के लिए फर्स्ट पेपर में सवाल आते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री का महत्व बहुत कम है, यानी कि लगभग नगण्य के बराबर है। इसलिए हम उस पर अपना समय जाया नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है और हमको ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या करें, अर्जित करें। ठीक है। तो हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें 3 सेक्शन है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो तीसरा है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस लिखा हुआ है उसमें उन्होंने क्या है कि जो इतिहास के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो जो ये आधुनिक भारत का इतिहास है, इसी के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए कोई अलग से सेगमेंट नहीं है, ये हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने जो है देखा होगा कि हमने प्राचीन भारत का लगभग 60-70% कवर कर लिया है। ठीक है। और यहाँ जिस सेक्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं यूपीएससी की परीक्षा में, उसको लगभग हमने कवर कर लिया था। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और इसको अगर हम 3 सेगमेंट में बांटें, पहला है राजनीतिक इतिहास, दूसरा है सामाजिक इतिहास, और तीसरा है आपका आर्थिक इतिहास। तो जो राजनीतिक वाला पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण यूपीएससी के दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल बिल्कुल ना के बराबर पूछती है, नहीं पूछती है। ठीक है। क्योंकि यूपीएससी हमेशा पॉलिसी मेकिंग वाले सवाल पूछती है। तो पॉलिसी मेकिंग वाले सवाल कहाँ पर मिलते हैं आपको? इन 2 सेक्शन में मिलते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास वाले सेक्शन में मिलते हैं। ठीक है। तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो हम इन 2 सेक्शन को ही केवल पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे।
इसको हम पढ़ेंगे लेकिन इस क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हमें केवल उन चीजों को पढ़ना है जिनसे सीधा सीधा 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम उनको जो है केवल इसमें लेंगे, ये सेक्शन हम नहीं लेंगे। बाकी जो हमारी लगातार क्लास चल रही है जब उस क्रम में हम पहुंचेंगे तो वहां पर इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास की, और इसमें जुड़ा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है जिससे यूपीएससी सवाल पूछती है। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान के घटनाक्रम से बहुत ज्यादा करीब हैं, और इस समय जो बनी हुई नीतियां हैं उन्होंने काफी कुछ जो है हमारे भारत के संविधान को और पूरी भारतीय व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिनके लक्षण आज भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए यूपीएससी इनसे सवाल ज्यादा पूछती है। तो हम इस सेगमेंट को ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल भी यहां से ज्यादा आते हैं। तो जो हमारा इतिहास पढ़ने का क्रम है उसमें हम यही कर रहे हैं कि हम इस सेक्शन से शुरुआत करेंगे। इस सेक्शन से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से हम शुरू करेंगे। और कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको, अगर आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या आपने प्राचीन काल के भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका करीब 60-70% हिस्सा हमने कवर कर लिया है, जो आपको हमारे चैनल के हिस्ट्री सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहां से अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको भी पढ़ाएंगे, क्योंकि इस जो मध्यकालीन इतिहास वाला सेक्शन है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए प्राचीन भारत का जो है इतिहास। तो हम हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका जो हमारा होगा वो हम पहले मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में जो है हम मध्यकालीन भारत के 2 मुद्दे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक, इनसे संबंधित जो इतिहास का सेक्शन है मध्य भारत का, उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। इसकी वजह यह है क्योंकि हमको परीक्षा और बीच में जो बचा हुआ समय है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, और केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ये हमको समझना है। ठीक है, यहां से हम अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो जुड़ा हुआ एक सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी इसके अंतर्गत जो है निहित है, वो इसी में जो है आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहां से हम अपना इतिहास का एक क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो मुगलों के विघटन से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन हमको वो सेक्शन इस सेगमेंट में नहीं पढ़ना है, इस क्रैश कोर्स वाले सेगमेंट में हम नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उस राजनीतिक इतिहास से सवाल नहीं आते हैं। इसलिए हमारा जो यहाँ पर पढ़ने का जो तरीका है वो हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आना शुरू करती हैं, वहाँ से भारतीय जो परिदृश्य है, ये पूरा भूभाग है, इस पर बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन होते हैं, और वहाँ से जो है यूपीएससी सवाल बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करती है। तो हमारा जो आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला हिस्सा है उसमें हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है,
अब चूंकि आप यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसलिए आपको समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। फैक्ट तो मैं आपको बोल के बता दूं या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूं या मैं बोल के लिखा दूं, उससे काम नहीं होगा। आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, तभी आप यूपीएससी के सवालों को हल कर पाएंगे। और यूपीएससी इसीलिए एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट को चाहती है। वेल एजुकेटेड का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षित हो, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपके मस्तिष्क में तर्क को जन्म देना। ठीक है, यह समझना कि कोई चीज है तो क्यों है, यानी कि अगर आपके दिमाग में तर्क बनना शुरू हो गया तो आप शिक्षा के कदम में आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी के हर सवाल तर्क पर आधारित होते हैं। तो यहां पर जो हमारा हेडिंग है वो आप देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हेडिंग है। ठीक है, तो यहां पर अब सवाल यहीं से हम बनाना शुरू करेंगे कि भारत जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में क्यों आना चाहती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उनको भारत में आने के लिए आकर्षित करती है। हमेशा कोई कहीं पर जाता है या जाना पड़ता है, इसके लिए दो चीजें काम करती हैं। एक तो पुश फैक्टर होता है और दूसरा पुल फैक्टर होता है। जो पुश फैक्टर होता है वो किसी समस्या के घड़ी में उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में अभी कोई व्यक्ति रह रहा है और दिल्ली की स्थिति आजकल के दौरान बहुत ज़्यादा खराब हो रही है कोरोना की वजह से। अब अगर कोई उस समस्या की वजह से बिहार भाग जाए या यूपी भाग जाए या किसी अन्य राज्य में भाग जाए तो ये क्या है, ये पुश फैक्टर है। ये उसको दबा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। लेकिन दूसरा एक उदाहरण लीजिए कि आप बिहार के किसी गांव में रह रहे हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, पूरी स्थितियां सामान्य हैं, आने जाने में कोई खतरा नहीं है, तो आपके मन में क्या है कि हमको दिल्ली में जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। तो ये क्या है, ये पुल फैक्टर है, यानी दिल्ली की कोई खासियत है जो बिहार में बैठे किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो किसी के आने जाने में दो फैक्टर काम करते हैं, एक होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर हमेशा दबाव में आता है और पुल फैक्टर सामान्य परिस्थितियों में आकर्षण के द्वारा आता है। तो जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में क्यों आ रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इस वजह को हम पहले समझेंगे। उसके बाद में अपना क्रम हम जारी रखेंगे कि कौन सी कंपनी पहले आई, उसके बाद में कौन सी कंपनी आई और उसका भारत में किस तरीके से काम रहा और उसने भारतीय भूभाग को किस तरीके से प्रभावित किया। तो पहला सवाल यही है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आना क्यों चाहती हैं। एक शब्द है साम्राज्यवाद, एक शब्द है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद होता क्या है, अगर इस शब्द को आप समझ लेंगे तो वहीं से आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि यूरोपीय कंपनियां भारतीय भूभाग पर क्यों आई। ठीक है, तो साम्राज्यवाद क्या है, एक ऐसा एक तृष्णा है, एक चाहत है जो किसी ऐसे देश में उत्पन्न होती है जो किसी अन्य देश के संसाधन पर, वहां के व्यवस्था पर अधिकार करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह किसी देश में यानी किसी राष्ट्र में जो वहां रह रहे लोग हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर पैदा हुई एक ऐसी तृष्णा और इच्छा है जो किसी अन्य देश के भूभाग पर, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर, उसके लोगों पर जाकर के अधिकार करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यूरोप में बैठा हुआ कोई देश किसी ऐसे देश में जाना चाहता है जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं, जहां पर उसको अपना आर्थिक फायदा जो है लग रहा है कि वहां पर उसका आर्थिक फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं उसके जो सोच है उसमें एक लालच पैदा करती हैं और उस लालच का परिणाम ही होता है कि वो साम्राज्यवाद
की तरफ बढ़ता है। तो साम्राज्यवाद एक जो है एक तृष्णा है, एक इच्छा है जिससे कोई देश दूसरे देश पर जो है राज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये साम्राज्यवाद ही है जिसने यूरोपीय कंपनियों को बाहर भेजने के लिए जो है विवश किया। अब ये साम्राज्यवाद आया क्यों, साम्राज्यवाद ही क्यों आया, इसको पहले समझ लेते हैं। जब आपको विश्व इतिहास में पढ़ा रहा हूँगा, जब मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले मैं विश्व इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा इस सेगमेंट में, क्योंकि इससे प्रारंभिक परीक्षा में सवाल नहीं आते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, जो उत्पादन का केंद्र है वो कंपनियां बन गई और बहुत ज़्यादा विकास हुआ विज्ञान के क्षेत्र में, और उसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी और नए व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पूरे समाज में, पूरे यूरोपीय समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि जो व्यवस्था है जब वो अपने आप को बदलती है तो उसके परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो वो समाज पर जरूर पड़ते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से जो पूरी व्यवस्था ठप हुई पूरी दुनिया की, इसने एक नई दिशा को जन्म दिया। अब आने वाले कुछ वर्षों में आप समाज का जो स्वरूप देखेंगे वो आपको अलग नजर आएगा, नई व्यवस्थाएं जन्म लेंगी। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा कोई जो है बड़ा बदलाव जब समाज में आता है तो उसके लक्षण समाज में स्पष्ट रूप से धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को जन्म दिया, कैपिटलिज्म को जन्म दिया। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद की मैं सामान्य परिभाषा बता करके आगे बढ़ूंगा, उसमें बहुत डीप में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। पूंजीवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट को अपने बढ़ाना। ठीक है, यानी कि बार बार निवेश एवं विनिवेश के द्वारा अपने लाभ को लगातार बढ़ाना ही क्या है? पूंजीवाद है। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई, नई नई जो है वैज्ञानिक खोज हुई और उससे नए नए व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए और पूंजीवादी व्यवस्था ने जो है लाभ को बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो यूरोप में जो है एक समृद्धि का दौर चला। यूरोप में क्या हुआ? एक समृद्धि का दौर चला। ठीक है, तो अब यहीं से आप समझना शुरू करेंगे कि साम्राज्यवाद क्यों बन रहा है। तो औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति के साथ एक नई व्यवस्था आती है जिसको पूंजीवाद कहते हैं। तो उससे होता क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में नए व्यापारिक केंद्र बन रहे हैं और व्यापारिक केंद्रों में होता क्या है? कल कारखाने होते हैं जिसमें कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है, लेकिन हर सामान कभी ना कभी एक कच्चा पदार्थ होता है। ठीक है, तो उस कच्चे पदार्थ को भी चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि यूरोप में जो है जितने भी कच्चे पदार्थ थे उसका खूब प्रयोग कर लिया गया, व्यापारिक केंद्रों ने उसका खूब प्रयोग कर लिया और अब उसकी कमी होने लगी। तो अब कच्चे पदार्थ की जरूरत महसूस होने लगी। तो कच्चे पदार्थ मिलेंगे कहां पर? कच्चे पदार्थ वहां मिलेंगे जहां पर अभी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। तो औद्योगिक क्रांति जिन क्षेत्रों में नहीं हुई है उन क्षेत्रों से कच्चा पदार्थ लाने के लिए ये जो यूरोपीय लोग हैं ये बाहर जाएंगे ऐसे देश में जहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। तो यह सबसे पहला कारण बनेगा साम्राज्यवाद का। ठीक है, कच्चा पदार्थ। ठीक है, कच्चे पदार्थ के तलाश में वो यूरोप से बाहर निकलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? मान लीजिए कि कच्चा पदार्थ वो लेकर के आए और यूरोप में उन्होंने उसका जो है प्रयोग किया और उससे लाभ कमाया, लेकिन अब लाभ पर लाभ कमाने के लिए बार बार इन्वेस्टमेंट भी जो है करना होता है। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो उन्होंने सामान बनाया, जो प्रोड्यूस किया, उसके खपत के लिए बाजार भी चाहिए होता है। जैसे आपने अगर कुछ बनाया उसका लाभ तब मिलेगा जब उसको खाने वाले हों, यानी कि उसके कंज्यूमर हों।
तो उसके कंज्यूमर को भी खोजना पड़ेगा। तो अगर यूरोप के देशों ने औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो है खूब समृद्धि कर ली, बहुत सारे उत्पादन जो है अपने बढ़ा लिए, तो उसको खपाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो उस जगह के तलाश में भी जो है वो साम्राज्यवादी बने और उन्होंने अपने इस यूरोप से बाहर जाकर के देशों को खोजना शुरू किया। तो दूसरा क्या कारण बनेगा? बाजार। क्या बनेगा? बाजार। ठीक है, तो पहला था कच्चा पदार्थ, दूसरा क्या बनेगा? बाजार। और जो तीसरा बनेगा वो बनेगा कि जब कोई व्यवस्था कहीं और जाना चाहती है तो वो अपने साथ में अपने कल्चर को ले जाना चाहती है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कल आपको तमिलनाडु शिफ्ट होना है, तो उत्तर प्रदेश के जीवन शैली में और तमिलनाडु के जीवन शैली में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि आपका खाना, आपका रहना, आपका जो पूरा व्यवस्था है वो उससे बहुत अलग है। क्योंकि जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, जो वे ऑफ लिविंग होता है, वो भूगोल से प्रभावित होता है। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा मौसम क्या है? ठंडा रहता है। तो यहाँ के जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं जो कपड़ा पहनेंगे वो क्या होगा? मोटा कपड़ा होगा। साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि वो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर कपड़े के रंग सफेद होंगे और हल्के होंगे, कॉटन होंगे। वहां जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होगा वो उस चीज का जो है अपने भोजन में इस्तेमाल करेंगे, और हमारे यहाँ जिस चीज का जो है उत्पादन ज्यादा होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने भूगोल को यानी कि अपनी ज्योग्राफी को छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो अपने कल्चर के मुताबिक चीजों को ढूंढते हैं, और अगर वो वहां पर नहीं होती हैं तो उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो ये काम इस साम्राज्यवादियों ने भी किया। आगे जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये साम्राज्यवाद है क्या और उसका प्रसार कैसे हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने संस्कृति को भी अपने साथ में जो है लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति को भी अपने साथ में लेकर के जो है चल रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर कंफर्ट महसूस करें, अपने जैसा महसूस करें, इसलिए वो लेकर के उसको चल रहे हैं। उसके बाद में एक जो चौथा मुद्दा है वो ये है, आप जानते हैं कि आस्था और उससे संबंधित जो धर्म है वो इंसान को बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए हर इंसान के लिए रिलीजन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। तो कोई भी हो वो अपने धर्म को लेकर के बड़ा बायस्ड होता है। इसलिए जो यूरोपीय देश हैं उनमें अधिकतर देश क्या हैं? ईसाई हैं। ईसाई से जो है ईसाइयत वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में है। तो वो क्या करेंगे कि अपने उस ईसाइयत को लेकर के भी वो बाहर जाएंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ईसाइयत के प्रचार का भी जो है एक तो वजह था जिसके लिए साम्राज्यवादी कंपनियां जो हैं क्या है यूरोप से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो धर्म का प्रचार भी इसमें एक चीज हो सकता है। धर्म का प्रचार भी एक चीज इसमें हो सकता है। तो ये जो है साम्राज्यवाद का कारण हो सकता है। इसमें से कहीं कहीं पर एक कारण, कहीं कहीं पर दो कारण और कहीं कहीं पर सारे कारण एक साथ मिल जाते हैं और वही कारण मिल करके किसी देश को साम्राज्यवाद की तरफ जो है धकेलते हैं और उसको ले जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि साम्राज्यवाद कितने तरीके से जो है हो सकता है। साम्राज्यवाद कितने तरीके से हो सकता है। साम्राज्यवाद पर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई क्यों, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर जब आप समझ जाएंगे तो आप उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति समझ जाएंगे, और जब उसको आप समझ जाएंगे तो जो भारतीय भूभाग पर उन्होंने किया, जो उन्होंने राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया इस भूभाग को, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे।
तो साम्राज्यवाद किन किन तरीकों से जो है अपना बढ़ाया जा सकता है? तो पहला है कि सैनिक के द्वारा, यानी कि युद्ध लड़ करके, सैनिक के द्वारा। ये काम किसने किया? आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा योद्धा था। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ने भी क्या है, बहुत सारी युद्ध लड़े अपने सैनिकों के द्वारा और उससे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये क्या है, सैनिकों के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार को में जो है विश्वास करते हैं। ये भी साम्राज्य को फैलाने का एक तरीका होता है। दूसरा जो तरीका है वो है आर्थिक। दूसरा तरीका जो है वो है आर्थिक। ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आप यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली देश का सबसे समृद्ध जो है एक शहर है, ठीक है। वहां पर समृद्ध लोग रहते हैं, वहां बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। वही एक शहर है पटना। तो पटना की आर्थिक स्थिति दिल्ली की आर्थिक स्थिति से नीचे है, यह हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि दिल्ली के में रह रहे लोगों को एक ख्याल आए कि चलो पटना में जो उनकी आर्थिक रूप से जो उनकी कमजोरी है उसका फायदा उठाया जाए और वहां पर अपनी कंपनी लगा करके लाभ कमाया जाए, और वहां पर वो जाएं अपनी कंपनी लगाएं, वहां पर लाभ कमाएं। तो ये क्या है, एक आर्थिक साम्राज्यवाद है, ठीक है। क्या है, एक आर्थिक साम्राज्यवाद है। तो जो यूरोपीय कंपनियां भारत में शुरुआत में आती हैं वो इसीलिए आई कि वो शुरुआत में व्यापार करने के लिए आ रही हैं, वो आकर के अपनी कंपनी स्थापित कर रही हैं। तो ये क्या है, ये एक आर्थिक साम्राज्यवाद है। क्या है, एक आर्थिक साम्राज्यवाद है। जो तीसरा तरीका है साम्राज्यवाद का वो है सांस्कृतिक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने कल्चर को, यानी कि अपने रहन सहन के तरीके को, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के किसी अन्य देश में जो है उसको मिला लें या उसको उस संस्कृति के आधार पर अपने आप में मिला ले, तो ये क्या होता है, एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद होता है। जैसे आप जानते हैं कि तिब्बत, भारत का जो एक पड़ोसी है तिब्बत, उस पर चाइना ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो तिब्बत को चाइना ने यह कहते हुए उस पर अपना अधिकार किया कि जो इसका कल्चर है वो चाइनीज कल्चर से मिलता जुलता है और पूर्व में ये जो पूरी चाइना थी ये उसी का पार्ट है। तो जब आप किसी को संस्कृति के आधार पर अपने कब्जे में ले लेते हैं तो ये जो है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद होता है। क्या होता है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद होता है। साम्राज्यवाद को फैलाने के जो है तीन तरीके हैं, एक सैनिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा सांस्कृतिक है। तो अब देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आती हैं, ठीक है। वो क्रम हम देख लेते हैं। उसके बाद में जो है जो पहली कंपनी आई उसका डिटेल मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां आई उनका क्रम क्या है। इससे सवाल यूपी पीसीएस वगैरह में आ जाएगा, लेकिन यूपीएससी में इस क्रम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूर चाहिए कि किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई। आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, जो केरल में 1498 में पहुंचता है और काली मिर्च का व्यापार करता है, बहुत सारा मुनाफा कमाता है और फिर से पुर्तगाल लौट जाता है और कुछ देर बाद फिर से आता है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं इंडिया में। पुर्तगालियों के बाद में इंडिया में डच आए, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद में इंडिया में कौन आया, डच आए। उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, ठीक है। पुर्तगाली के बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद में डेन आए, डेन, और सबसे लास्ट में जो है फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी आते हैं।
तो ये एक क्रम है जिसमें यूरोपीय कंपनियां क्या है, भारत में आ रही हैं। किस उद्देश्य से आ रही हैं? शुरुआत में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रही हैं। जब पुर्तगाली आए तो वो कैसा व्यापार कर रहे थे? केवल सामान को ले जाने और ले आने के लिए आए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि डच और अंग्रेज इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी भी स्थापित की। वो सारी चीजें आप आगे लगातार जब क्लास होगी तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। इसमें आपने पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों के आने का आगमन क्या है। आपने इस क्लास में साम्राज्यवाद को समझा। ये हमारी जो पहली क्लास है पाठ्यक्रम के हिसाब से, जो पीटी स्पेशल 2020 का हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसके लिए। इससे पहले हमने 2 क्लास लिया है जिसमें पीटी स्पेशल में आपको कैसे पेपर होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हमने वहां पर करवाई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। उन 2 वीडियो को जो है आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और हमारे पीटी स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आप जरूर से उसको देखें। धन्यवाद।